भ्राता भयभीत ना हो, आप डरेंगे तो वो और डराएगा। राजकुमार अशोक, आप एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। राजकुमार सुशीम को इस स्थिति का सामना स्वयं करना होगा। पर वो मेरे बड़े भ्राता हैं। यदि ये इसी प्रकार बीच में खड़ा रहा तो अवश्य काटेगा। इस स्थिति में और कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि वो निर्धारित मार्ग से नहीं जाते हैं तो पुष्प और पौधों को हानि अवश्य पहुंचाएंगे। ये क्या कर रहे हैं राजकुमार? बाधा दूर कर रहा हूं। और ऐसा करके क्या आप प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं? प्रकृति को कम से कम हानि पहुंचाने की शर्त है आचार्य। मैं इस पशु को मार के पौधों को भी तो बचा रहा हूं। रुको राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? राजकुमार वापस आइए। मैं केवल ये जानना चाहता था कि आपके पास क्या समाधान है। राजकुमार अशोक, ये उस कुकुर को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है, पर कुकुर भयभीत नहीं होगा, काटेगा, अवश्य काटेगा। काटेगा नहीं भ्राता, काटेगी। आश्चर्य की बात है, पूरा पथ चल के आए राजकुमार सुशीम को यह ज्ञात नहीं हुआ कि ये कुकुर नर है या मादा, और ना ही उसने उसके बच्चे देखे। और राजकुमार अशोक ने सब देख लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि समस्या नहीं, समस्या के कारणों के बारे में सोचना चाहिए। कुकुर कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। या तो वो किसी की रक्षा कर रहे हैं तब करते हैं, या फिर वो भयभीत हो गए। और यहाँ तो दोनों ही कारण उपस्थित हैं। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा भी कर रही है और उनके लिए भयभीत भी। इसकी रक्षा तो तुमने कर ली अशोक। अब ये बताओ, कितने पौधों को क्षति पहुंचाओगे? एक को भी नहीं। देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। ये क्या है? सामान को हाथ गाड़ी के साथ ले जाना है। आचार्य सही ढंग नहीं, अब देख रहे नियम का उल्लंघन है। आचार्य,
प्रकृति के संरक्षण के लिए स्वयं कष्ट उठाया। यह अद्भुत है। इतनी कम आयु में ऐसी सोच को प्रदर्शित करने वाला बालक मैंने तब से नहीं देखा जब से मौर्य वंश का अंश अनोखा है। अशोका है, अशोका हा, अशोका है, अशोका हा, अशोका है, अशोका हा। अप्रतिम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था धर्मा। आज तुम्हारी बात सत्य हुई। तुमने कहा था ना कि हमारा मिलन मानवता के उद्धार के लिए निमित्त है, और आज अशोक ने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को सार्थक कर दिया है। परिणाम जो भी हो, आज मैं इतना गौरवान्वित हो रहा हूं कि अशोक मेरा पुत्र है, हमारा पुत्र। पता नहीं तुम पर क्या बीत रही होगी, पर जिस प्रकार धर्मा और उसके बेटे पर सम्राट प्रेम निछावर कर रहे हैं, उसकी तुलना में तो लगता है जैसे हम वर्षों अकाल पीड़ित रहे हैं। यदि अशोक विजयी हो गया ना, तो धर्मा हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी। नौकरानी से रानी बन गई है वो। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें रानी से नौकरानी बना दे। और सम्राट जैसे नूर और श्यामा को तो भूल ही चुके हैं। एक बार भी उन्होंने नूर के बारे में नहीं पूछा, ना ही श्यामा के बारे में, और ना ही द्रुपद के बारे में। जैसा प्रदर्शन आज हमने यहां देखा है, उससे कौन विजयी होगा ये कह पाना संभव नहीं है, परंतु अंतिम चरण हमारे लिए ये कार्य थोड़ा सरल अवश्य कर देगा। बस इस अंतिम चरण में अशोक से कोई चूक ना हो। ये अंतिम अवसर है मुझे अपनी विजय सुनिश्चित करने का, और मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कल्पना करिए, आप एक राजा हैं और आपके समक्ष एक अपराध प्रस्तुत किया जाता है, और आपको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्याय करना है। यह परीक्षा इस ज्ञान प्रतियोगिता का अंतिम चरण है। एक पुत्र को संगत में पढ़कर कुछ व्यक्तियों की हत्या कर देता है और उसके अपराध में पकड़ा जाता है, और वो व्यक्ति उसके अपने ही राज्य से थे। इस राजद्रोही पुत्र को दंड देने के लिए उसकी मां उसे मारने का निर्णय लेती है। क्या ऐसा करके वो स्वयं अपराधी बन जाएगी? क्या उसे दंड मिलना चाहिए? मोहम्मद का लटक तो इस प्रश्न के बारे में पता ही नहीं था। राजकुमार सुशीम, पहल कीजिए, उत्तर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी नियम व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि इस मां ने अपने पुत्र की हत्या की है तो वो अपराधी है, और इस अपराध के लिए मुझे ऐसा लगता है उन्हें दंड देना चाहिए। नहीं, इस मां को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हत्या अपराध है और अपराधी को दंड देना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है।
यदि कोई शासक भावुकता को न्याय व्यवस्था से अधिक महत्व देता है, ये राज्य के हित में नहीं होगा। पर क्या शासक को यह भूल जाना चाहिए कि अपराधी होने से पूर्व वो स्त्री एक मां थी, एक मां जिसने अपनी संतान को जन्म दिया, उसे पाला पोसा। यदि वो अपनी संतान अपने पुत्र की हत्या कर रही है यह सोचकर कि उसका पुत्र अपराधी है, राष्ट्रद्रोही है, तो क्या वो ऐसा करके अपनी मातृभूमि को मातृधर्म से अधिक महत्व नहीं दे रही है? उसने क्या किया उससे महत्वपूर्ण यह होता है कि उसने किस लिए किया और क्यों किया। और इस मां ने वही किया जो एक सैनिक करता है, एक राजा करता है। इस हत्या के पीछे स्त्री का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। और फिर अपने पुत्र की हत्या करने का दुख तो होगा ना उसे। इससे बड़ा दंड और कोई उसे क्या दे सकेगा? फिर भी मैं यही कहूंगा राजकुमार कि हत्या हत्या है, हत्या एक अपराध है और अपराधी को दंड देना ही चाहिए। प्रत्येक अपराध की परिस्थितियां भिन्न होती हैं महामात्य। परंतु विभिन्न परिस्थितियों में एक ही अपराध के लिए विभिन्न नियम नहीं बनाए जा सकते हैं राजकुमार। नियम सर्वत्र समान है। अब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिन नियमों के आधार पर वर्षों से न्याय होता आ रहा है, नियम ही आपको स्वीकार्य नहीं है और उन्हें परिवर्तित कर देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि नियम सबके लिए बराबर है, तो फिर आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को प्राणदंड से मुक्ति क्यों है? क्यों शूद्र को छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड देने का प्रावधान है? कितने ऐसे अपराधों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में जिनके लिए यदि कोई दंड पुरुषों के लिए निर्धारित किया गया है तो स्त्रियों के लिए उससे आधा कर दिया गया। मैं अर्थशास्त्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने यदि विभिन्न वर्गों के लिए न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर ही क्या होगा, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या होगा। उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक अपराध के दंड का निर्णय उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठिए। अब मैं यहां आचार्य चाणक्य को आमंत्रित करता हूं। वही बताए कि इसका उत्तर सही है राजकुमार सुशीम का या राजकुमार अशोक का। आचार्य चाणक्य का हस्तक्षेप इस प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध होगा। हमें आचार्य का दृष्टिकोण जानना है इन दोनों उत्तरों पर। मैं अशोक की इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं कि जिस स्त्री ने अपनी संतान की हत्या की हो उसने स्वयं अपने आप को दंड दे दिया है। किंतु मैं अशोक के इस उत्तर से सहमत नहीं हूं। यदि अशोक इस प्रकार सभी न्याय करने लग जाए तो समाज में अराजकता उत्पन्न होगी और दंड का आधार यह है कि दंड अपराध के अनुपात से ही दिया जाना चाहिए और यह केवल राजा ही निश्चित कर सकता है, क्योंकि वो प्रजा के अपराधों को निष्पक्षता से समझ सकता है, उसका आकलन कर सकता है। जिस स्त्री का उदाहरण दिया गया है
उसमें उचित यही होता कि वो स्त्री अपने पुत्र को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर देती, किंतु उस स्त्री ने ऐसा नहीं किया। वो स्वयं ही निर्णायक बन गई और अपने पुत्र की हत्या कर दी। और हत्या करने का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं है। कोई भी नागरिक नियमों को अपने हस्त में नहीं ले सकता। इसीलिए ये स्त्री अपराधी है और उस स्त्री ने नियमों का उल्लंघन किया है, सामाजिकता का अपमान किया है और दंड संहिता की उपेक्षा की है। और इनके आधार पर उस स्त्री को दंड दिया जाना चाहिए, जैसा सुशीम ने कहा। अशोक, तुमने हृदय से सोचा, किंतु एक राजा के भांति नहीं सोचा। राजा का निर्णय भावुकता से मुक्त होता है और भावुकता से मुक्त ही होना चाहिए। और यदि वो तुम्हारे तर्क अनुसार ऐसे किसी अपराधी को दंड नहीं देता है, तो प्रजा का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाएगा। साधु 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 साधु। अब सभी निर्णायकगण आंतरिक चर्चा करेंगे, फिर मतदान होगा और उसके आधार पर प्रभारी राजा घोषित किया जाएगा। मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आप राजकुमार सुशीम का पक्ष लेंगे। मैंने सुशीम का नहीं, सत्य का पक्ष लिया है। और स्मरण रहे, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अनासक्त भाव से ही लिया जाता है। अनासक्ति से स्मरण हुआ, मुझे लगता है कि राजकुमार अशोक सिंहासन के प्रति उतने भी अनासक्त नहीं हैं जितना कि वो दिखा रहे हैं। कदाचित इतने दीर्घ समय से आपसे प्रशिक्षित होते होते उनके मन में सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है। हाँ, कभी कभी ग्रहण लगता है तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है बस। ग्रहण है या आपके स्वयं प्रकाशी सूर्य में प्रकाश ही नहीं है, ये शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। कहां खोए हुए हैं राजकुमार अशोक? राजकुमार कहे या सम्राट अशोक? हमें इतना गर्व है मित्र, शास्त्रार्थ में क्या तो उत्तर दिए हैं तुमने, और युद्ध नीति वाले चरण में भी। हाँ, और हाथ गाड़ी वाले चरण में तो तुमने ही विजय अंकित की है। तुम्हें ही प्रभारी राजा बनाएंगे। हाँ, तुम भूलोगे तो नहीं ना? हम पर कृपा बनाए रखिएगा राजन। मित्रों, चाहे कुछ भी बदल जाए, किंतु मैं नहीं बदलूंगा। आज का परिणाम जो भी हो, हमारे लिए तो तुम ही असली विजेता हो। उठा लो जीवन का आनंद। क्योंकि परिणाम घोषित होने के पश्चात मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। आप कदाचित समझ नहीं पाए
कि मेरा लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना है और उसके लिए मुझे सिंहासन पर विराजने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुझे प्रतियोगिता में विजयी होना आवश्यक नहीं।